गुड। तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर किताबें जो 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 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, छोटी क्लासेस में तो हो सकता है आपको ये इक्वेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दें, लेकिन अक्सर जहाँ आपका वास्ता पार्टिकल डायनामिक्स वगैरह से पड़ेगा, या सॉरी ये जो होती हैं पार्टिकल डिके कर रहे हैं, स्कैटरिंग वगैरह हो रही है, आप देखिएगा कि ज़्यादातर ऐसे केसेस में हम जो है वो जो जो लॉरेंस इन्वेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं, या रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं, या रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट इक्वेशंस हैं, लाइक ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी फोर प्लस टी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप की इक्वेशंस ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तमाम रेफरेंस फ्रेम में वैलिड हैं। तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकलती चली आती है। तो इसी तरह की इक्वेशंस को हमें ज़रा सा अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सीधी हो जाती हैं। आई होप के कुछ चीज़ें क्लियर हुई हों। आपने यस सर। इसकी एग्जांपल्स वगैरह ठीक से कर ली हैं, क्योंकि एग्जांपल्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। फाइन, बट द मेन थिंग इज कैन यू डू द प्रॉब्लम्स और नॉट। सर इसकी एग्जांपल में जो एक दो मसले हैं सर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अगर ठीक कोई है। क्वेश्चन पूछना है। हाँ साहब, बाकी लोग भी मौजूद हैं। जी अली, पूछिए। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी कंजर्व होंगे जब सिस्टम आइसोलेटेड हो, तो लेकिन रिलेटिविटी में तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं लेते हैं। देखिए, बात ये होती है कि मतलब ये आपसे किसने कहा कि हम नहीं लेते? हम तो सर रिलेटिविटी की बात करें तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ये तो वो नहीं कर रहे होते ना सर कि सिस्टम आइसोलेटेड है। नहीं, देखो, फर्स्ट करो कि दो पार्टिकल की बीम्स आ रही हैं, टकरा रही हैं, तो हम उनको आइसोलेटेड सिस्टम तौर पे नहीं कंसीडर कर सकते। और आइसोलेटेड जो भी हम बात कर रहे होते हैं, तो देखो वो एक उसका मकसद ये होता है कि बाकी चीज़ें उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं। ये मकसद होता है ना आइसोलेशन का। या एक और उसको उसको हम इस तरह सोच सकते हैं कि जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो मेन जो प्रोसेस हो रहा है उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल हैं। यकीनी तौर पे फॉर एग्जांपल दो बॉल्स टकरा रही हैं, आप उन्हें देख रहे हैं टकराता हुआ, तो लाइट तो टकरा के उनसे आ रही है ना आपकी तरफ, जब भी आप देख रहे हैं, अदरवाइज तो आप नहीं देख सकते। लेकिन लाइट का उन बॉल्स के साथ टकराना क्या क्या जो अमल है और वो जो मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र कर रही हैं, वो उस मोमेंटम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है जो कि वो टकराने में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही होंगी। तो वी कैन कंसीडर दैट काइंड ऑफ स्कैटरिंग इन एन आइसोलेशन सिस्टम, राइट? ऐसा ही करते हैं ना? सर ये जो हम कंजर्वेशन ऑफ जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसकी हाँ, तारीफ हम ये कर रहे होते हैं कि ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं तो ना ठीक फना है, कर सकते हैं। लेकिन सही। सर आर्थर बजर की जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है उसमें कि मास कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, यस। यानी यहाँ उल्टा लिख रहा है। नहीं, तो नहीं, सर हम तो अपोजिट पढ़ रहे हैं ना। नहीं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैस इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन अ सेंस कि ये कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, एनर्जी है। सर एनर्जी की बात कर रहे हैं वो। क्या नहीं, वो अभी आपने वर्ड इस्तेमाल किया है मैस का, एनर्जी का नहीं किया। जी जी सर, जी हाँ, सर मैथ्स का कर रहा है, जी जी बिल्कुल हाँ, हाँ, मैथ्स का कर रहा है सर मैथ्स। हाँ, हाँ। तो मैथ्स तो क्योंकि हो सकता है ना कि मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि पायोन दो फोटोन के अंदर डिके कर सकता है ना, तो उसने तो अपना रेस मैस खो दिया ना, लेकिन एनर्जी नहीं खो रहा है, टोटल एनर्जी अभी भी बराबर है। ठीक है सर। और दूसरा सवाल ये था कि सर ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये और रिलेटिविटी का आपस में क्या ताल्लुक है सर? डॉपलर इफेक्ट देखिए, ताल्लुक आपका बस ये है कि मतलब डॉपलर इफेक्ट जैसे कि आम जिंदगी में होता है, आप उसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शंस आप डाल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि सोर्स की स्पीड क्या है। एक एम्बुलेंस हमारे आम जिंदगी में भाग रही होती है, तो
उसमें हम डॉपलर इफेक्ट उसके साउंड में हम देख सकते हैं। तो वो चूँकि इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं चल रही होती, तो उसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शंस जो आती हैं वेलोसिटी में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक सोर्स है, लेट्स से कोई 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 भी सोर्स हो सकती है, वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रही हो, तो उससे अगर फॉर एग्जांपल लाइट आपकी तरफ आ रही है, या अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से साउंड आ रही है, साउंड भी अब कितनी हो सकती है, क्योंकि देखिए साउंड की स्पीड आई थिंक 224 या 240 मीटर पर सेकंड है ना। तो साउंड तो इतनी रेलेवेंट नहीं रहती, कहाँ स्पीड ऑफ लाइट और कहाँ साउंड। तो चलें हम अगर लाइट की बात करें, तो अगर कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो उससे जो लाइट हमारी तरफ आ रही है, तो वो डॉपलर शिफ्ट होगी, वो रेड शिफ्टेड हो जाएगी। और अगर कोई इसी तरह से कोई सोर्स, लाइट सोर्स आपकी तरफ आ रही हो, तो वो ब्लू शिफ्टेड हो जाएगी। आपको बाकायदा उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, मतलब उसका रंग जो भी हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर उसका ओरिजिनल रंग अगर रेड था, लेकिन वो आपकी तरफ आ रही हो, तो उसका रंग आपको रेड नहीं दिखेगा, बल्कि वो ब्लूइश दिखेगा। इसी तरह अगर कोई ब्लू रंग की भी कोई सोर्स हो, वो अगर आपसे दूर जा रही हो, तो चूंकि उसमें डॉपलर इफेक्ट आएगा, तो वो आपको बजाय ब्लू दिखने के रेडिश दिखेगी। तो वो आपको वेलोसिटी की जो करेक्शंस आपने अभी पढ़ी हैं, वो आपको डालनी पड़ेंगी, उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे, यानी गैमा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसी तरह की एक चीज़ जो है, वो कॉस्मोलॉजिकल लेवल के ऊपर होती है, जिसके ज़रिए से हम एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को हम मेजर करते हैं। उसमें और डॉपलर इफेक्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। अक्सर लोग, इवन आपने अगर प्रेजेंटेशंस अगर कभी आप देखें, तो वो लोग उसको डॉपलर शिफ्ट कह देते हैं, लेकिन वो इतनी करेक्ट बात नहीं है। देखिए डॉपलर शिफ्ट में क्या है कि लेट्स से एक स्टार है, वो स्टार आपसे दूर जा रहा है, खुद मूव कर रहा है, यानी वो सोर्स इटसेल्फ मूव कर रही है, उसकी वजह से डॉपलर शिफ्ट आ रही है, ठीक है। लेकिन जो हम कॉस्मोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो हम रेड शिफ्ट वगैरह देखते हैं, वो इस वजह से नहीं होती कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, मतलब वो गैलेक्सी मूव कर रही है तो वो दूर जा रही है, बल्कि क्या हो रहा है कि स्पेस, हमारी जो स्पेस टाइम है, वो खुद इटसेल्फ जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, और उसकी एक्सपेंशन की वजह से रेड शिफ्ट हो रही है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। गो के उनका इफेक्ट हमें एक सा दिखता है, यानी कि रेड शिफ्ट दिख रही है, बट द सोर्सेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी कि स्टार का खुद से मूव करना, यानी कि या स्टार है या गैलेक्सी है, राइट, या कोई और ऐसी सोर्स है, उसका खुद से मूव करना और स्पेस टाइम का एक्सपेंड कर जाना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि स्पेस टाइम इटसेल्फ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ मूव कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पास रिलेटिविटी के जो रूल्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी फॉर एग्जांपल जो है, कहना चाहिए कि पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल, वो स्पीड ऑफ लाइट को जो क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि स्पेस टाइम के अंदर कोई चीज़ रहते हुए स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन ये जो शर्त है वो स्पेस टाइम इटसेल्फ पर नहीं है, यानी कि स्पेस टाइम खुद स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना स्पीड के साथ एक्सपेंड कर सकता है, जैसे कि अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स में हुआ भी है, और अभी भी हो रहा है, राइट। तो वो जो हबल्स लॉ है, जो ये कहता है कि जो गैलेक्सी जितनी ज़्यादा दूर है, वो उतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, दूर हट रही है हमसे, तो वो बेसिकली स्पेस टाइम के हवाले से वो उस गैलेक्सी की अपनी वेलोसिटी नहीं है। तो ये ख्याल रखिएगा, एक चीज़ होती है गैलेक्सी की अपनी वेलोसिटी। ये ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें एक सड़क है, मिसाल के तौर पे हम, ये एक सड़क है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ कि ये फ़र्क क्या है। फ़र्ज़ करें कि ये दो गाड़ियाँ हैं हमारे पास, कहाँ गई, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, वो जो है मूव कर रही हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें रुकी हुई हैं, ये स्टॉप हुई हुई है, लेकिन ये फ़र्ज़ करें मूव कर रही है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई लाइट सोर्स ऑन होती है, इसने यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने लाइट सोर्स ऑन की, तो आपके पास लाइट आ रही है।
चूंकि ये दूर जा रही है तो ये आपको रेड शिफ्टेड दिखाई देगी, ठीक है। ये एक तरीका है। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये जो रोड आपके दरमियान है ये अपनी जगह पर रुकी, काइंड ऑफ रुकी हुई हो, लेकिन अगर यही एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, रोड ही एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, उससे भी रेड शिफ्ट होगी। लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप। फर्ज करें कि आप उस रोड पे 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा चल नहीं सकते थे, ठीक है, नहीं चल सकते थे, नहीं आपकी गाड़ी मूव कर सकती, लेकिन रोड इटसेल्फ तो 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रफ्तार से एक्सपेंड कर सकती है ना। तो ये फ़र्क है। तो रोड से मुराद हमारी स्पेस टाइम है जो इटसेल्फ एक्सपेंड कर रहा है। वो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ हो सकती है, लेकिन जो उसमें गाड़ी है फॉर एग्जांपल, या कोई गैलेक्सी है, या बंच ऑफ गैलेक्सीज हैं, या क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो इटसेल्फ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो जो हमारे पास क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होते हैं उसमें कुछ गैलेक्सीज हमें स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ चलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो उनको पिक्यूलियर वेलोसिटीज़ कहते हैं। वो बेसिकली ऐसा ही है कि एक ग्रुप है, जैसे मैंने कभी, पता नहीं आप लोगों को कभी वो मैकेनिक्स की वो चीज़ें पढ़ाई कि नहीं, कि एक फर्ज करें ये जो शीप्स हैं या गोट्स का एक हर्ड, या जो उसे रिवड़ कहते हैं ना, वो जा रहा है, उसकी अपनी एक वेलोसिटी है, लेकिन उसमें कोई भेड़ बिल्कुल पीछे से चल के तेज़ चल के आगे पहुंच सकती है, तो उसकी वेलोसिटी उस ग्रुप की वेलोसिटी से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो एंड सो ऑन। तो इस तरह की बाज़ दफ़ा चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो महज अपेरेंट होती हैं। अगर हम उन्हें ठीक से कैलकुलेट करें और ऑब्जर्व करें तो वो मामला ठीक हो जाता है। तो ये स्टिल स्पीड ऑफ लाइट को आप क्रॉस नहीं कर सकते, वो अपनी जगह चीज़ें इंटैक्ट रहती हैं। तो ये इस तरह की कुछ बारीकियां हैं जो थोड़ा जहन में होनी चाहिए। तो बात समझ में आई आपके कि रेड शिफ्ट वगैरह होते हैं, एक कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट है और एक डॉपलर्स रेड शिफ्ट है। इनका इफेक्ट एक ही तरह का है लेकिन सोर्सेज डिफरेंट हैं। सर जी, सवाल। सर हाँ, सवाल करें, मैं सुन रहा हूँ। सर इन इलास्टिक में मास कंजर्व रहता है या नहीं रहता? अरे इन यार, इलास्टिक को लेकर देखो, मैं आपको सिंपल कह चुका हूँ कि इनलास्टिक कोलिजन वगैरह जहाँ पर बात कर रहे हैं, वो आपने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं आपने, हैं? यस सर। कौन सी, किस किस एग्जांपल में उसने इस तरह की चीज़ें डिस्कस की हैं, जहन में है आपके? हम्म। देखो, ये जो स्टिकी टाइप की है ना, जहाँ पे दो पार्टिकल आके एक बन गए, राइट, तो वहाँ पर जो है वो इन इन इलास्टिक टाइप के जो है वो क्या नाम है, अ, आप इवेंट्स कह सकते हैं, या एक्सप्लोजन हो गया, राइट। तो वहाँ पर आपको ये देखिए, मैथ्स, ये बात समझ लीजिए कि मैथ्स, हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स इज़ नॉट द कंजर्व्ड क्वांटिटी, बस ये जहन में रखिए। एनर्जी इज बट नॉट द मैथ्स। सर जी, सर ये जो रिलेटिविटी है इसका लिंक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से किस तरह है सर, कैसे लिंक है? बहुत गहरा लिंक है भाई, बहुत गहरा लिंक है। आप मैग्नेटिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते फंडामेंटल तरीके से अगर आपके पास रिलेटिविस्टिक आइडियाज़ ना हों। रिलेटिविटी के जो आने में एक बहुत बड़ा किरदार मैक्सवेल इक्वेशंस ने अदा किया है, क्योंकि
आइंस्टाइन को इस चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था कि ये जो इक्वेशन लिखी गई हैं ये हाईली सिमेट्रिक इक्वेशंस हैं, और जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी वो न्यूटोनियन लॉज के साथ या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ, या जो हम गैलीलियन रिलेटिविटी या न्यूटोनियन गैलीलियन रिलेटिविटी कहलाती है, उसके साथ कंपैटिबल नहीं थी। तो ये एक क्लियर इंडिकेशंस थी, जबकि हमें मालूम है कि मैक्सवेल इक्वेशंस हमें लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो आइंस्टाइन को वहाँ से एक अंदाज़ा हो गया था कि ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें जो स्पीड्स इन्वॉल्व हैं वो अल्ट्रा हाई स्पीड्स नहीं हैं, जबकि मैक्सवेल इक्वेशंस हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रही है। और फिर जब जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ने ये साबित किया कि लाइट नो मैटर आप किसी डायरेक्शन में भी जाएं कि वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इससे और इस बात के बारे में कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले थे कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट हैं, और यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट चीज़ है और जिसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर वो ये सब चीज़ें मेजर हो रही हैं, ऑब्ज़र्व हो रही हैं, तो वो फिर जो हमारी पुरानी रिलेटिविटी है, गैलीलियन न्यूटोनियन रिलेटिविटी है, उसके साथ कंपैटिबल क्यों नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे लॉज होने चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जहाँ पर के स्पीड ऑफ लाइट हमें वाक़ईतन कांस्टेंट दिखाई दे सके, और वो फिर उसी सूरत में हो सकता है जब हम स्पेशल रिलेटिविटी या फिर हम आगे जाके जनरल रिलेटिविटी वगैरह की बात करें, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो, क्योंकि हमें ये बात मैक्सवेल इक्वेशन बता रही हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात यह है कि ये जो मैग्नेटिज्म जो हमें दिखाई दे रहा है वो बेसिकली, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो है नहीं, राइट। जिस तरह इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक मोनोपोल है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है, हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल तो है नहीं। अब अगर हम मैग्नेटिज्म पैदा करना चाह रहे हैं, वो जो हम देख रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ वो कहते हैं आप इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो बेसिकली जो 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 वो जो मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है वो रेफरेंस फ्रेम के चेंज होने से जो है जनरेट हो रहा है। और अब वो उसकी काफ़ी लंबी चीज़ें आप अगर चाहें तो ग्रिफिथ के अंदर देख सकते हैं, या यूट्यूब पे अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ, या आप देख लीजिएगा कि एक किसी भी एक वायर के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हों, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली कंडक्शन बैंड में होते हैं, राइट। तो उनमें और जो उनके करस्पॉन्डिंग मोमेंट वो हैं, आई मीन प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि या ये कह लीजिए जो आयंस हैं उनके दरमियान चार्ज बैलेंस हुआ है एक तरह से, ठीक है। अब अगर आप रुके हुए हों और वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगें तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो अब उस कम जगह पे आयंस की यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं वो फिर हमें मैग्नेटिज्म की सूरत के अंदर जो है वो हमें मिल रहे होते हैं। ये तो मैं अभी सिर्फ आपके सामने ज़बानी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम कैलकुलेशंस वगैरह भी देख सकते हैं और उस पर बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। तो मैग्नेटिज्म जो है वो एक किस्म की कंपनसेटिंग फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी हम चेंज कर रहे हैं और वो चेंज हो रही है ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वो इफ़ेक्ट हमें काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म की सूरत में मिल रहा होता है। अगर हमारे पास रिलेटिविस्टिक आइडियाज़ ना हो, वी कैन नॉट डिफाइन मैग्नेटिज्म प्रॉपरली, नो वे। और वही आइडियाज़ फिर हमारे पास बहुत ही फंडामेंटल लेवल के ऊपर हम चले जाएं तो जो चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहा है उसके स्पिन करने की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है
वो एक बार मैग्नेट के तौर पर जो है काम कर रहा है। तो वो इफ़ेक्ट अभी भी फंडामेंटली तौर पर वही है कि रेफरेंस फ्रेम चेंज हो रहा है, और रेफरेंस फ्रेम के चेंज होने से जो कंपनसेटिंग फील्ड आपको ऐड करनी पड़ रही है वो मैग्नेटिज्म है। तो अगर रिलेटिविटी नहीं है तो यू कैन नॉट डिफाइन मैग्नेटिज्म प्रॉपरली, नो वे। तो ये जो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है, अगर आप इसमें से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये पॉलीज का जो वो जो होता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल निकाल लें। अच्छा, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बेसिकली बेस कर रहा है, गो कि आप समझते हैं कि प्योरली आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा है और फिर क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, वो ठीक है। लेकिन ये जो उसने तो पॉली ने तो ये कॉन्सेप्ट एक टूल इस्तेमाल कर लिया ना कि फिर स्पिन है तो नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो उसमें स्पिन एक आखिरी चीज़ बचती है जो कि डिफरेंस पैदा करती है। एक लिथियम और मतलब लिथियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही क्यों जा रहा है, दो मतलब हीलियम में तो एक ही स्टेट में आ गया, लिथियम में अगला गया, तो वो स्पिन है जो कि फ़र्क कर रही है। लेकिन वो जो स्पिन है, आप स्पिन को डिफाइन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते अगर आपके पास रिलेटिविटी ना हो। तो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ये अगर आप दोनों चीज़ें निकाल लें तो आप पीरियोडिक टेबल डिफाइन ही नहीं कर सकते कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में क्यों नहीं आ जाते। तो वो हमें मालूम है कि एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि वो कभी मतलब एटम की ओवरऑल स्टेबिलिटी बरकरार रखता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है। और दूसरा फिर रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी हमें स्पिन का कॉन्सेप्ट देती है, और स्पिन का कॉन्सेप्ट की वजह से फिर आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाते हैं, और फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर रखते जाते हैं। तो फिर आपके पास आयरन एक डिफरेंट चीज़ बन जाता है, कॉपर एक डिफरेंट एलिमेंट बन जाता है। अगर आप रिलेटिविटी निकाल लें तो यू कैन नॉट डिफाइन ऑल दीज थिंग कि फंडामेंटल तौर पे फंडामेंटली ये चीज़ें क्यों डिफरेंट हैं। उसकी वजह रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स है। अगर ये दो चीज़ें निकल गए, यू कांट रियली एक्सप्लेन पीरियोडिक टेबल। हाँ, सुपरफिशियली आप कर सकते हैं कि जैसे कि केमिस्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, इसको मिला दो, उसको मिला दो, वो आप मिलाते रहिए। लेकिन जब सवाल ये पैदा होगा कि फंडामेंटली वाई लिथियम हैज़ अ थर्ड इलेक्ट्रॉन इन द, फॉर एग्जांपल इन द जो उसके उसकी वो है, आई मीन 2s स्टेट है, उसमें क्यों जा रहा है, उसकी वजह बेसिकली स्पिन है। स्पिन कहाँ से आई, स्पिन क्या चीज़ है, तो वो उसका जवाब आपको रिलेटिविटी देगी या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स देगी। अदरवाइज कोई और चीज़ आपको इसका जवाब नहीं दे सकती। तो ये बहुत मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत उसका बहुत गहरा ताल्लुक है रिलेटिविटी से। और आइंस्टाइन का वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल है मैक्सवेल इक्वेशंस। सर जी सर हम ने जो आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा है, इक्वल टू mc², सही है सर? तो उसका हमने ये भी पढ़ा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि एनर्जी और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, सही है? देखो, ये पता नहीं तुम ये कहाँ से निकाल मतलब इस तरह की कुछ चीज़ निकाल दी। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता। देखो, आइंस्टाइन ने जो कहा था वो था m=e/c²। उसका मतलब था कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है, ये मतलब था। ये मैंने बात की थी। E=mc²। अब एक पायोन जो फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो यकीनी तौर पे मास एनर्जी में जा रहा है ना यार। सर बस यही मैं पूछ रहा था, सही है सर, समझ। हाँ, यस सर। सर एक हमारे पास रेस्ट एनर्जी होती है, एक इंटरनल एनर्जी होती है क्या कहा? सर। एक रेस्ट एनर्जी होती है और एक इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की होती है, जब हम सिस्टम ऑफ और पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और, की इंटरनल एनर्जी क्या कैसे डिफाइन करोगे? और सर एक रेस्ट एनर्जी होती है। हाँ हाँ, वो रेस्ट मास एनर्जी है ना, m0c²। यस सर। इंटरनल एनर्जी सिस्टम्स की होती है, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें आप
इंटरनल एनर्जी से आप डिफाइन करते हैं। बट एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी, उसकी जो मास है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। आप इलेक्ट्रॉन को रोक के जो उसके पास एनर्जी है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको आपने किसी तरह से रोक लिया, या वो जिस स्पीड के साथ जा रहा था आपने उसी स्पीड के साथ चलना शुरू कर दिया, अब आपको वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस वक्त की जो एनर्जी है वो बेसिकली एम नॉट, उसका जो रेस्ट मास है टाइम सी स्क्वायर, वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। सर जैसा कि हमने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्पिन भी करते हैं, सर स्पिन करने की वजह क्या है? वजह क्या है? ये उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और नेचर सर ने, इलेक्ट्रॉन की इंटरनल एनर्जी कैसे होती है? मैंने अभी बताया ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कह तो रहा हूँ कि जो उसकी उसके रेस्ट मास एनर्जी ही है। अगर आप बहुत हुआ तो स्पिन से रिलेटेड कोई ऐसा मैंने कोई एनर्जी नहीं देखी आज तक। रेस्ट मास एनर्जी, Yes, sir. हाँ, एम नॉट सी स्क्वायर, वो उसकी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। वहाँ अगर आपको मैस निकालना है तो आप उसकी एनर्जी को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एम नॉट आ जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का 0.5 एम ई वी ओवर सी स्क्वायर उसका रेस्ट मास है। Yes. सर जो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, हाँ सर पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 3.3 का जो फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया गया है वो सर वो सही तरीके से समझ में नहीं आया था। ये वो तो सिर्फ और बेसिकली अलजबरा है। सर इस सही है सर, उसको फिर मैं टच करूंगा। और सर जो एग्जाम्पल नंबर 3.4 में हमने सोल्यूशन किया था, 3.4, तो मतलब हाँ सर इसका हाँ। जो लेब लेब फ्रेम को हमने इक्वेट किया था सेंटर ऑफ मेस फ्रेम से, तो सर इस तरह हम कर सकते हैं या हम ई क्यू कर रहे हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर जो हमने बिफोर कोलिजन लिए हाँ थे हाँ ना, हाँ तो हाँ। वो हमने लेब लेब फ्रेम से रिलेटेड लिए थे, ठीक है। सही है सर। हाँ और हाँ जो आफ्टर कोलिजन है वो हमने सेंटर ऑफ मेस फ्रेम से रिलेटेड लिए थे। हाँ। और बाद में हमने दोनों को इक्वेट किया कि बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। एक तो हमने ऐसे सेकंड, मुझे एक दफ़ा ज़रा सा इसको देख लेने दो। क्या है ये? अच्छा, दिस इज हाई एनर्जी प्रोटॉन। थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द रिएक्शन दैट इज मिनिमम एनर्जी। ठीक है। मींस लाइक नाउ व्हाट इज द कंडीशन? अच्छा, सही है। फिर क्या किया? हम्म, नहीं, देखो उसने ये हरगिज़ भी नहीं कहा कि उसने इन चीज़ों को बराबर किया है। वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि पी म्यू टोटल एंड पी म्यू टोटल, यानी कि पी म्यू से मुराद उसकी है लेफ्ट फ्रेम का, ठीक है, और पी म्यू प्राइम से मुराद उसकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की है। एक सेकंड में और देख लूँ। यस, तो वो ये कह रहा है कि गो के ये दो डिफरेंट आंसर्स हैं, यानी कि हमारे पास लेफ्ट फ्रेम का जवाब और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जवाब मुख्तलिफ है, फाइन। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि पी म्यू टोटल टाइम्स पी म्यू टोटल, यानी कि एक म्यू
जो है नीचे और एक अपर इंडेक्स है, वो या पी म्यू प्राइम ये तो बहरहाल सेम होंगे ना। तो उनका जब आप आपस में डॉट लेंगे तो जवाब आपके पास एक ही निकलेगा। ये कह रहा है वो हरगिज़ भी ये नहीं कह रहा कि हमने उसको बराबर ले लिया है। मतलब लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम दो डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो चीज़ें आप मेजर कर रहे हैं वो आप जो चीज़ जिस पे आप मुत्तफिक होंगे दोनों रेफरेंस फ्रेम के लोग, वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, पी म्यू और पी म्यू प्राइम, ये वो कह रहा है। सर अगर इस इक्वेशन को देखा जाए सर, हमने लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज लिखी हैं हाँ सर, वो असल में हमने पहले डिफाइन किए लेफ्ट फ्रेम से आए हुए हैं हमारे पास। हाँ ठीक है। सही है सर। हाँ और राइट पे जो है वो हमारे पास सेंटर मैच फ्रेम से है। बिल्कुल सही कह रहे तो हो, मतलब लेकिन मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ, उसने ऐसा क्यों किया? तुम ये तो देखो ना, वो डॉट प्रोडक्ट को बराबर ले रहा है। डॉट प्रोडक्ट तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, हमने माना था ना कि ये तो इनवेरिएंट है ना। यस सर। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो पी म्यू है, ये पी म्यू जो कि लेफ्ट फ्रेम का है, ठीक है, ये बराबर है पी म्यू प्राइम के, समझ रहे हो, जो कि सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑल दीज थिंग्स विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। यस सर। अब सर उसमें इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में हम इस तरह ले सकते हैं। देखो, अब ये जो मतलब इस तरह की पार्टिकल्स टकरा रहे हैं उसमें इलास्टिक ही हो रही होगी यार, वो इन इलास्टिक वगैरह की चीजें कहाँ से लेकर आओगे तुम? सही है सर। हाँ ये थैंक यू सर। अगर आपके पास और क्वेश्चन हो तो हम एक और सेशन भी कर सकते हैं। सर अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, दूसरा आप ये सबको बता दीजिए कि वो एक आध इम्तिहान के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि लोग बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर कर रहे हैं, और ये जो 40 नंबर तकरीबन होते हैं उसके आपको मिल जाते हैं असाइनमेंट्स वगैरह के, वो इतने आसानी के साथ अब नहीं मिलेंगे।